बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये सेशन है, एक सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने की दूसरे सैटरडे वाले दिन इतवार वाले दिन, हर महीने के दूसरे इतवार को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई सीखने सिखाने, कोई एक दूसरे की सपोर्ट के लिए हम कुछ रिकॉर्डिंग्स करें, कुछ डिस्कशंस करें, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जो है वो हम एक दूसरे की दस्तो बाजू बने। तो उस सिलसिले का अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने यानी जनवरी की 12 तारीख को इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ICFIM के तहत जो है एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें इस्लामिक फाइनेंस ऑन फिंगर टिप्स बहुत ही माहिराना अंदाज में डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब ने, जो कि एक्स HOD हैं, DHSFI यूनिवर्सिटी के PhD हैं, और इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी उनकी माशाल्लाह कोर्सेज हैं, और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने वो अपना प्रोग्राम किया था, जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। ICFIM के यूट्यूब चैनल पे मेनली अवेलेबल है, वहाँ से उसको देखा जा सकता है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी पिछली दफ़ा जो हमने की थी कि ICFM है क्या, इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट क्या है, और इसका जो है वो क्या दायरे कार है। और मैनेजमेंट का एक मॉडल हमने डिस्कस किया था प्रोफेसर खुर्शीद सिद्दीकी मैनेजमेंट साइंस की एक बुक के टाइटल के हिसाब से। तो वो भी जो है वो हमारे ICFM इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, और मुमकिन है आगे चल के वो मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे, जो कि डॉक्टर ज़ुबैर अहमद नसीम ऑफिशियल के नाम से है, उस पे भी उम्मीद है अवेलेबल हो सकेगा। एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि एक ही वीडियो मल्टीपल चैनल्स पे अगर लाइसेंस चेंज किया जाए तो अवेलेबल करना कोई नुकसानदेह है या नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह हो रहा है। आज उस सिलसिले की एक और पेशरफ्त है, और NRPU, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज, NRPU, उसके हवाले से हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि हायर एजुकेशन फोरम तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान का जो शोबा हाल ही में बनाया गया है, गुज़िश्ता दिनों में उसकी अनाउंसमेंट हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका इंचार्ज मुझे बनाया गया है। तो उसकी कोलैबोरेशन से और ICFIM की कोलैबोरेशन से हम इसको आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो NRPU, सबसे पहले तो अगर हम इस पे बात करें तो ये है क्या, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज। NRPU जैसा कि नाम से जाहिर है कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक मायनाज इदारा है, एक ऐसा इदारा है जिसके काम जो है वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। और लेकिन उसके लिए हमें अपना अपना किरदार भी अदा किए जाने की ज़रूरत है। तो नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हर कुछ साल के बाद जो है वो आता है, और इस सिलसिले में बताया जाता है कि ये 2018 और फिर 2021 और अभी रिसेंटली 2024-25 यानी 2025 में अनाउंस हुआ है। इसकी डेडलाइन जो है 16 फरवरी है, और संडे का दिन है, यानी आसान अल्फाज में नेक्स्ट संडे को जो है, आज हम 9 फरवरी को ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 16 फरवरी जो है 2025 इसकी डेडलाइन है। लेकिन इसके बाद भी जो है इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो हमें न सिर्फ इस NRPU के प्रोजेक्ट में काम देंगी, और अगर हम एलिजिबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो भी मेरे सामीन हैं, जो अभी डायरेक्ट सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, कि अगर फिलहाल हम इसके एलिजिबल नहीं भी हैं तब भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बड़ा अच्छा लर्निंग पॉइंट बन सकता है। जैसे इसमें इन्होंने आखिर में जो फॉर्म जनरेट किया है, जो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन पे, उस फॉर्म के जो नुकात हैं, बुनियादी नुकात हैं, उसको हम कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट, कोई नया आइडिया, कोई नई रिसर्च हमारे जहन में आती है कि ये होना चाहिए, इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, और हम बिलफर्ज जो है इसके लिए अगर एलिजिबल नहीं भी हैं तब भी, रिसर्च तो रिसर्च है, वो डिग्री के मोहताज नहीं है, तो अगर वो आइडिया
जनरेट होता है आपके जहन में, मेरे जहन में, तो हम उसको इस टेम्पलेट पे अपने पास नोट कर सकते हैं। और वो टेम्पलेट जो है वो आगे चल के फिर पब्लिकेशंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है, वो आगे चल के किसी और जगह प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार कर सकता है। क्योंकि और भी प्रोजेक्ट आते रहते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है हर जगह पीएचडी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट है, हम उसको देखेंगे। तो इनिशियली हमने बात की हायर एजुकेशन कमीशन की, ये कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल्स है, और एनआरपीयू इसका नाम है। अब इसमें अगर हम देखें, और एक डिस्क्लेमर मैं शुरू में ही दे दूं रिकॉर्डिंग में, कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। सही है, क्योंकि एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये कि बहुत सारे लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों को भी कंसीडर नहीं कर रहे होते। और इतना आसान अंदाज में इन्होंने चीज़ें मांगी हैं, इतनी आसान अंदाज में मांगी हैं कि मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक दो प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश की है, अगरचे कामयाब नहीं हो सका, लेकिन नाकामी ही कामयाबी की बुनियाद हुआ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्कॉलरशिप जब एचईसी की हासिल करने की कोशिश कर रहा था उन दिनों, ये तजर्बा हुआ कि पहली दूसरी तीसरी में नहीं हो पाया, चौथी में हो गया अटेम्प्ट में। तो सेम इसी तरह जो है प्रीवियस जो स्कॉलरशिप्स रिसर्च प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया, उसमें एक पॉइंट और अभी में जो डिफरेंस नज़र आया वो ये कि इस दफ़ा बहुत आसान है, इतना आसान है कि ये वाला फेज स्टेज वन, ये तो मेरा ख्याल है कि हर वो फर्द जो एलिजिबल है वो डायरेक्ट खुद करे, और जो एलिजिबल नहीं है लेकिन वो इंटरेस्टेड है, वो किसी न किसी एलिजिबल फर्द से मुंसलिक होके इसमें लाजमन अपना इनपुट दें, जो खुद उनके लिए भी मुफीद होगा, और कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, और इंशाल्लाह उम्मत के लिए भी मुफीद होगा। हसना फिद दुनिया वल आखिरा की मिस्दाक, दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी के लिए हम जो है वो काम कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ तक हमारी बात हुई कि रिसर्च ये है क्या। फिर इसमें अगर हम देखें तो दो रिसर्च डोमेन्स की ये बात कर रहे हैं, एक है बेसिक रिसर्च ग्रांट और दूसरी है स्ट्रेटेजिक ग्रांट स्पेसिफिक थीम्स के ऊपर। तो स्पेसिफिक थीम्स कौन सी हैं, हम सारी चीज़ें वन बाय वन करके देखेंगे, और उसके में जो है वो बाकायदा ये जो लिंक साथ में रखा हुआ है इस पे ही बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर प्रपोजल सबमिशन की गाइडलाइंस में पहला ही पॉइंट इन्होंने रखा है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान कर दिया, वो बेसिकली फर्स्ट स्टेज है। पहले जो ग्रांट्स होती थी या पहले जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए जो इनविटेशंस होती थी, उसमें पहले ही मरहले में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती थी, उसमें बहुत सारी अप्रूवल्स, यानी इवन यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट अथराइज पर्सन की अप्रूवल्स भी चाहिए होती थी, जो कि तकरीबन बहुत सारे लोगों के लिए फिजिबल ही नहीं होगा, और बहुत सारे उसमें जो है वो इवन उनके टाइम के ज़िया का भी मामला हो सकता है। तो ये अच्छा इन्होंने किया है कि इस दफ़ा इन्होंने टू स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। टू स्टेजेस का मतलब सिंपल क्या है कि टू स्टेजेस में, पहले स्टेज में जो इन्होंने अभी कॉन्सेप्ट 6 नुकाती फार्मूला मांगा है, 6 7 नुकाती फार्मूला मांगा है, वो हम देखेंगे। तो वो पहले मरहले में मांगा है, जब वो क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, उसके बाद फिर अगले सेकंड स्टेज पे जो है वो लोगों को फर्दर वर्किंग करनी हो सकती है, जो कि प्रीवियसली बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता था पहले ही मरहले में। असल जो आइडिया है वो किल हो जाता था, और अप्रूवल्स के चक्कर में जो है वो बहुत सारे प्रपोजल्स रह जाते थे। तो ये इस दफ़ा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इस पे एचईसी की तहसीन की जाने की ज़रूरत है, जो अच्छी बातें हैं उसको जो है वो मेरा ख्याल है कि सराहे जाने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद बी पॉइंट हमें बता रहे हैं रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन, इसको नाम दिया है इन्होंने कॉन्सेप्ट पेपर को, बेसिकली रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन जो है ये सबमिशन होनी है, मस्ट बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट थ्रू दी ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल पे इन्होंने वो फॉर्मेट बना दिया है कि भाई मिसाल के तौर पर रिसर्च प्रॉब्लम इतने वर्ड्स का होना चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स इतने वर्ड्स के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थ्रू दी ऑनलाइन लिंक है, जिसको हम प्रैक्टिकली यहाँ देखेंगे। उसके बाद ऑन ओनली शॉर्ट लिस्टेड प्रपोजल आउटलाइन विल बी इनवाइटेड फॉर डिटेल्ड प्रपोजल सबमिशन। ये इन्होंने अच्छा काम किया है कि पहले मरहले में इनिशियल गाइडलाइन पे बात कर ली, इनिशियल आउटलाइन पे बात कर ली, और उसके बाद फिर जो एक्सेप्ट हो जाएंगे उसके अगले मरहले की तरफ मूव करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस के लिए जो है इन्होंने लिंक दे दिया, जो कि मेरा ख्याल है कि यही वाला लिंक है जिसकी तरफ अब हम मूव करने की तरफ जाएंगे। सेम ये वही लिंक है जिसको हम ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन इसको डी पॉइंट को ओपन करने से पहले हम फर्दर प्रोजेक्ट आउटलाइन सबमिशन डेडलाइन
नेक्स्ट संडे यानी 16 फरवरी 2025 इसकी आउटलाइन की डेडलाइन है। लेकिन जो लोग बाद में भी देख रहे हों उनके लिए भी है कि कोई आइडिया आए। बाज औक़ात ऐसा होता है कि किसी टाइम पे जहन में एकदम आइडिया क्लिक करता है, तो उस आइडिया को इस फॉर्मेट पे जो हम कोशिश करेंगे कि आपको फॉर्मेट भी फराहम कर दिया जाए एमएस वर्ड की उस पे, ताकि हर वक्त तो ये पोर्टल और ओपन नहीं होता, तो वो फॉर्मेट आपके पास होगा, आप उसको अपने पास सेव रख लें। तो जब भी कोई आइडिया आपको क्लिक करे अपनी टीम के साथ या अकेले, तो उसमें फिर आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर दें। उसका फायदा ये होगा कि आज नहीं कल कहीं ना कहीं उस आइडिया को यूटिलाइजेशन की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। और उसको अगर एक्शन रिसर्च से मिला लिया जाए, जो कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्शन रिसर्च एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एक्शन भी है और रिसर्च भी है, जो इतनी आसान है कि जब मैं उसके कंपोनेंट आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे ये तो, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, और ये तो हम सब कर ही रहे होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे होते, हम उससे कमा हक उससे जो उसका पोटेंशियल है उस मेथड का, उस पोटेंशियल से उससे फायदा जो उठाया जा सकता है हमारे मुआशरे के अंदर, हम वो नहीं उठा पा रहे होते। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बेसिकली अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन मसला यही है कि हम उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो पा रहे होते। तो बाकी जो है इन्होंने फर्दर कोई क्यूरी वगैरह हो उसके लिए भी इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है nrpu@hec.gov.pk। तो अब हम जो है वो मूव करेंगे डायरेक्ट उस लिंक की तरफ। और लिंक ओपन हो रहा है इंशाल्लाह। ये हमारे सामने इस लिंक को हमने ओपन कर लिया। ये यहाँ तक पहुँचने के दो तरीके हैं। ये तो मैं, चूंकि ये लिंक मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में पहले से कॉपी करके रखा हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदे तक ये प्रेजेंटेशन शायद ना हो, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप सिंपल गूगल में जाएं, उसमें लिखें NRPU 2025, तो ये आप यहाँ तक वैसे भी पहुँच जाएंगे। NRPU 2025, इसमें जो है ये आपके पास मेरा ख्याल है यही वाला लिंक है, सबसे पहला लिंक है ये। आप सेम डोमेन पे आ गए, सेम लिंक पे आ गए हैं। सही है। दोनों मेथड्स में से ज़्यादा आसान दूसरा मेथड है, तो उस पे आप जो है वो जा सकते हैं। सिंपल गूगल में लिखा NRPU, और उसके बाद जो है वो आने के बाद आपने नेक्स्ट वो कर लिया। अच्छा, इसके बाद अगेन चूंकि बहुत ही आसान बातों की तरफ हम जाएंगे, तो इसमें मेरा ख्याल है बोर होने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें जो है, जो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ वो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक पे भी देख सकते हैं। लेकिन बेसिक्स की इम्पोर्टेंस है, इसलिए जो है वो हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। सम इसकी सिंपल इंट्रोडक्शन वगैरह आप देख लेंगे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सिंपल इंग्लिश में है, इसको देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इसके टैब्स हैं, 1 2 3 4 5 टैब्स में इन्होंने सारी कहानी को ख़त्म किया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि दो इन्होंने कैटेगरीज की हैं, दो कैटेगरीज की हैं, या दो तरह से आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। एक है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, इसको थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है, और जो कि जस्टिफाइड भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर लॉन्ग टर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोजेक्ट का, इस हवाले से वर्किंग्स का। तो इस हवाले से जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि इस प्रोजेक्ट को सही मानों में लेकर चले, इस प्रोजेक्ट को आगे जो है वो बढ़ा सके। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बी अ फैकल्टी मेंबर। सही, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी मेंबर काम कर रहा हो, और साथ साथ जो है वो पीएचडी के तौर पर, या FCPS, MCPS, FRCS, ये तीनों जो है ये मेडिकल साइड की जो है वो क्वालिफिकेशंस हैं। तो फैकल्टी मेंबर पीएचडी डिग्री के साथ या फिर इन डिग्रीज के साथ, मेडिकल डिग्रीज के साथ, वर्किंग ऑन रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस।
सही है, रेगुलर बेसिस पे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये आप कह सकते हैं कि बाकी इन्होंने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में हो तो क्या चीज़ें हों। और इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पब्लिक और प्राइवेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यानी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो फर्द जो है वो फुल फैकल्टी मेंबर हो, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से ज़्यादा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो, या विद इन कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बात हो। अच्छा जी, पीआई कैन होल्ड ओनली वन एनआरपीयू ग्रांट एट अ टाइम, एक वक्त में एक ग्रांट रख सकता है। और फिर इसके साथ जिन लोगों ने पहले जो है वो पीआई बने हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बने हैं, लेकिन टाइमली उन्होंने अपनी चीज़ें सबमिट नहीं की, वो एलिजिबल नहीं है। तो ये जो है ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के हवाले से हम कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर पता चले हैं डायरेक्ट एचईसी की वेबसाइट के थ्रू। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टीम और रिसर्च कोलैबोरेशन के हवाले से इन्होंने फर्दर कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर आप टीम वर्किंग कर रहे हैं और ऊपर वाले जो है क्राइटेरिया प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, मल्टीपल टीम्स में भी आप काम करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में फर्दर दो चीज़ें हमें इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हैं। फैकल्टी मेंबर्स का जो है कंसोर्शिया जो है वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की बिहाफ पे जो है वो बन सकता है। सही। लेकिन उसके लिए इन्होंने फर्दर एक डॉक्यूमेंट बताया है और उस डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें फर्दर हमें यहाँ पर बताई गई हैं। और दूसरा जो है कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री विल बी प्रिफर्ड। अब यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को जो है इन्होंने इनकरेज तो किया है, लेकिन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी मेड टू प्राइवेट कोलैबोरेटर्स। तो अ, अच्छा, थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन हुई जिसकी वजह से मामला तो हुए, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं बिला ताखीर। तो बात हमारी हो रही थी कि दो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के हवाले से क्राइटेरिया दिया है और दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट टीम्स के तौर पर भी काम किया जा सकता है। उसमें भी प्रोजेक्ट टीम में भी पहला जो है वो एकेडमिक साइड पे ही है और उसका भी फर्दर डिटेल के लिए लिंक इन्होंने दिया है। लेकिन जो है वो एज अ इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर जो है वो इन्होंने अलाउ किया है, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री विल बी प्रिफर्ड। इस चीज़ को इन्होंने प्रिफेयर किया है कि आप रियल लाइफ जो टीम्स हैं उनसे जो है वो वर्किंग कर सकें, लेकिन उसको कुछ लिमिट किया है कि फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी मेड टू प्राइवेट कोलैबोरेटर। तो ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारा काम करने के बाद आखिर में पता चले कि ये एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको केयरफुली देख लें। सही। और इसमें जो फर्दर डिटेल में ये लिंक है उसको जो है वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं फर्दर डिटेल्स में। और हम लेकिन आगे बढ़ेंगे हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे। हाउ टू अप्लाई पे जाने के लिए जस्ट हम यहाँ पर इन्होंने एक लिंक दिया है research.hec.gov.pk। हम यहाँ से भी इसको राइट क्लिक करके जा सकते हैं, और जो लोग जो है वो डायरेक्ट इसको ब्राउजर में टाइप करना चाहें वहाँ से भी जा सकते हैं। एचईसी की रिसर्च वेबसाइट है और बेसिकली रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम है, रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जो है वो एचईसी का ये पोर्टल है। इसको हम ओपन करके भी इसको देख सकेंगे और फर्दर भी जो है वो इस पे बात कर सकेंगे। और इस हवाले से जो है ये इसमें हमें यहाँ लिंक मिल गया। अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे एचईसी ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं इस मामले में, लेकिन काफ़ी हद तक जो है डुप्लीकेशन भी है। तो ये स्टेज 1 जो हमारे मुख्तसर से उस पर पता चल गया था वो यहाँ पर भी मेंशन है। जो इनिशियल ब्रोशर जो अभी हमने पहले रिव्यू किया उस पर भी हमें पता चल गया था कि 2 स्टेज हैं, पहला स्टेज में क्या है और दूसरे स्टेज में क्या है। ये बातें यहाँ पर हमें इससे पता चल रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद है डाउनलोड्स। हम एक्चुअली हमें आरजीएमएस का जो अभी हमने लिंक ओपन किया, research.hec.gov.pk,
उस पे हमें वर्किंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम एक गो थ्रू कर लें, एक ओवरऑल जो है क्या क्या चीज़ें इस पे अवेलेबल हैं। इसमें रिवाइज पॉलिसी 2024 की, ये डॉक्यूमेंट हमारे अभी वाले एनआरपीयू से ज़्यादा रेलेवेंट है। ज़्यादा रेलेवेंट का वर्ड मैंने इसलिए कहा कि बाद वाले जो डॉक्यूमेंट हैं ये पिछले जो एनआरपीयू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए हैं, लेकिन सीखने का मरहला हमें यहाँ से भी मिल सकता है। जो लोग नए भी अप्लाई कर रहे हैं वो अगर चाहें तो वो इससे भी सीख सकते हैं। ये मैंने राइट क्लिक किया और ये ओपन हुआ है। तो रिवाइज्ड पॉलिसी जो है वो यहाँ पर आ गई। अगेन इसमें जो पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि दो कैटेगरीज होंगी, दो डोमेन्स होंगी। बेसिक रिसर्च ग्रांट है जो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, और हायर एजुकेशन कमीशन के स्ट्रेटेजिक रिसर्च थीम्स जो है वो उसमें 70%। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें, जो 30% है उसके हवाले से इन्होंने कहा सपोर्ट बेसिक रिसर्च इन ऑल डिसिप्लिन, फंडिंग लिमिट रेंज अप टू 20 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज, और 24 मंथ्स तक जो है मैक्सिमम ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो थीमेटिक है उसकी 70% तक जो इनकी ग्रांट्स हैं वो उस पे जाएंगी। तो उसमें जो थीम्स हैं वो हमारे काम की ज़्यादा हो सकती हैं, या बेसिक पे भी काम कर सकते हैं बाज लोग। उसमें जो है वो थीम्स अगर हम देखें, ये वाली थीम्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं। अगेन इसमें भी 20 मिलियन है, 24 महीने का मैक्सिमम प्रोजेक्ट है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रपोजल प्रोजेक्टिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्री जॉइंट वेंचर्स। अब यहाँ पर जो है ना, वो साथी, वो लोग, वो दिलचस्पी रखने वाले ख्वातीन और हजरात जो पीएचडी नहीं है, जो फैकल्टी में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ करना और कर गुजरना और आगे बढ़ना। तो इस हवाले से और ख़ुद भी और कौम को भी आगे बढ़ाना, क्योंकि मौलाना मौदूदी मरहूम जो है वो एक अपना एक जुमला अपनी किताब जो है वो तालीमात में लिखते हैं, जिसका लुब्बे लुबाब खुलासा यह है कि तहकीक, रिसर्च जो है वो किसी चीज़ को, किसी कौम को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुआविन होती है। प्रैक्टिकली भी आप देख लें, जो कौमें अपने रिसर्च और एजुकेशन और इन चीज़ों पे जो है वो अपना टाइम और अपना वक्त और अपने पैसा जो है वो सर्व कर रही हैं, वही जो है इस वक्त दुनिया को लीड कर रही हैं। तो ये चीज़ जो है वो आज नहीं कल हमें जो है वो इसको समझना पड़ेगा, अगर हमें अपने बेहतर अंदाज में जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ये जो है, ये इन्होंने एक पॉइंट कहा कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रपोजल्स प्रोजेक्टिंग, ये जो है सही है, ये जो है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जो है ये इंडस्ट्री इन काइंड ऑफ फाइनेंशियल लीडिंग टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सर्विसेज विच सॉल्व अ करंट प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई अ न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इसको इन्होंने कहा कि थीमेटिक एरियाज वाले रिसर्च के अंदर इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह प्रोजेक्ट्स मस्ट हैव अ सस्टेनेबिलिटी प्लान, कि किस तरह ये जो है बाकायदा सस्टेनेबिलिटी प्लान कर सकेगा। और distinction recognition awards will be given by HEC for innovative projects with exceptional products or services। तो इस पे जो है इन्होंने बात की है। अच्छा जी, अब उसमें ब्रॉड प्रायोरिटी थेमेटिक एरियाज जो है वो कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर हमारे पास आ गई इसकी तफसील। हेल्थ, वेलबींग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये वो लोग जो बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ साइंसेज को बेहतर अंदाज में लेकर चल सकें, उनके लिए बेस्ट है। और अच्छा, इसके सब एरियाज भी, चूंकि जब हम जमा कराने जाएंगे तो उस वक्त जो है उसके सब एरियाज भी हमारे पास आ रहे होंगे कि हम इस कैटेगरी में जा रहे हैं तो इसकी कौन सी सब कैटेगरी में हम जो है वो सबमिट कराना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं। मैं मेन एरियाज को फोकस करूंगा, सब एरियाज आप लोग अपनी दिलचस्पी के देख सकेंगे। तो हेल्थ, वेलबींग एंड बायोटेक्नोलॉजी और पहला थीमेटिक एरिया है। दूसरा है डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स के हवाले से हमारे पास जो है वो ऑलरेडी माशाल्लाह इस अभी डायरेक्ट जो वर्कशॉप या सेशन चल रहा है, इसमें हमारे इंजीनियर इरफान भाई माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम इंशाल्लाह मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम भी करने का इरादा रखते हैं इस सिलसिले में। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स, उसमें सब एरियाज हैं हमारे पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें हमारे पास टाइम थोड़ा सा
शॉर्ट होगा तो कोशिश करेंगे हम विद इन 10 मिनट्स जो है इसको कंप्लीट कर सकें, ताकि हम इस वीडियो को जो है कंक्लूड कर सकें। तो इसमें जो है वो बेसिकली चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में हमारे एक बहुत ही अ, होनहार जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथी डॉक्टर जमाल काज़मी मेरे साथ मलेशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में थे, जिन्होंने अपनी पीएचडी इससे सिमिलर टॉपिक्स पे की। और उसके बाद जो है फिर पोस्ट डॉक वहीं से उनको हुई, और विद इन पीएचडी उनके माशाल्लाह अच्छी खासी पब्लिकेशन और अच्छी पब्लिकेशंस हुई। और उसके बाद अब वो चाइना में जो है वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी जो है वो कोई सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, अगर कोई इसमें पाकिस्तान के इस क्राइटेरिया में पीआई को के एलिजिबल अफराद में से कोई ऐसे फर्द हों, तो उनसे जो है वो कनेक्ट कराया जा सकता है। माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव फर्द हैं, मेरे साथ मलेशिया में रहे हैं। तो बल्कि हम जो है वो बहुत क्लोज जो है वो बहुत प्रोग्राम वगैरह हमने अटेंड भी किए हैं, देखे भी हैं। तो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इस पे उनके साथ मिलके काम किया जा सकता है। और फिर इसी तरह सस्टेनेबल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। फिर इसी तरह स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जरी मुल्क कहलाता है, लेकिन इसके बहरहाल एग्रीकल्चर के बहुत सारे मसाइल हैं। मेरी दोनों फील्ड इस्लामिक फाइनेंस और सप्लाई चेन, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे जो है वो करने के काम हैं। एग्रीकल्चर को फाइनेंस नहीं दिया जा रहा जो उसका हक बनता है। इसी तरह जो सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे लैग हैं। अभी रिसेंट मिसाल है कि टमाटर जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त कराची में, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ, कल मेरे ख्याल में 300 रुपये का एक बड़ा सा थैला जो है वो बेच रहा था। 300 रुपये का, और बकौल उसके कि 13 किलो है इसमें या 15 किलो है। अगर 15 किलो या 10 किलो भी हम रह लेते हैं तो वो 30 रुपये किलो पड़ रहा है। और यही टमाटर एक वक्त आता है कि 400 रुपये किलो और 300 रुपये किलो तक में भी जाता है। तो क्यों इसको प्रिजर्व करने की टेक्निक्स नहीं बन सकती? क्यों हम वैल्यू एडिशन, क्यों हम चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे? बेसिकली हम रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, लेकिन उनको सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे, गंदम से लेकर और खुराक तक, और खुराक से लेकर बाकी चीज़ों तक। तो ये जो है सप्लाई चेन और ये चीज़ें जो है ये यहाँ पर सपोर्टिव हो सकती हैं, तो इस पे काम किया जा सकता है, करना चाहिए। फिर इसी तरह क्लाइमेट चेंज की बात है। फिर इसी तरह एडवांस मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन बहुत ज़बरदस्त एरिया हो सकता है। और आखिरी जो है वो गवर्नेंस पॉलिसी एंड सोसाइटल इनोवेशन। तो ये जो है ये कुछ एरियाज हैं जिस पे काम हो रहा है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको थोड़ा सा आगे वो करेंगे। जस्ट इसमें फर्दर अगेन इसकी तफसीलात हैं यहाँ पर। पहले मरहले में तो आउटलाइन सबमिशन का है मैकेनिज्म, फिर उसके बाद प्रपोजल सबमिशंस का जो है मैकेनिज्म आ जाएगा। और इवेल्युएशन और उसका अवार्ड मैकेनिज्म वो सारा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो 4 सफ़ात पे मुश्तमिल जो है ये सबसे पहला डाउनलोड हमने देख लिया यहाँ पर। दूसरा डाउनलोड जो है वो इसके हवाले से है, उसमें अगेन चीज़ें थोड़ी सी रिप्लिकेटेड हैं। ये वही थीम्स हैं जो ऑलरेडी हम देख के आए हैं, और फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह। तो ये यहाँ पर स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात है। और आखिरी डाउनलोड को अगर हम देखें तो इसमें जो है आखिरी डाउनलोड का जो डॉक्यूमेंट है वो भी 2 सफ़ात पे मुश्तमिल है। उसमें वो टीम्स की बात की गई है कि किस किस तरह जो है वो पीआई कौन है, फिर इसी तरह टीम्स जो है वो इसके हवाले से इसमें बात की गई है। लेकिन मैं एक्चुअली आपको चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जो आरजीएमएस का सिस्टम हमने देखा था अभी, सिंपल इस पे भी आने के आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड सिंपल सा है कि आप जो है वो गूगल पे या ब्राउजर पे लिखें research.hec.gov.pk और यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर जो है वो दो हैं मेथड के। आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मेरा बना हुआ है अकाउंट, तो मैं इसको लॉग इन कर लूंगा। और अकाउंट नहीं बना हुआ तो उम्मीद है फिर यहाँ पर इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा साइन अप नाउ करने का। लेकिन चूंकि अकाउंट मेरा बना हुआ है, और आप लोग भी माशाल्लाह बहुत सारे अकाउंट्स पहले से बना चुके होंगे, तो इसको भी आप बना लेंगे आराम से। और इसको जो है मैं
इसको जो है मैं लॉगिन कर रहा हूँ, उसके बाद जो है फिर हम इसको रिज्यूम करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो अगर इस हवाले से जब हम आगे मूव करेंगे, और मूव करने के साथ जो है वो हम एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे हमें जाना होगा। अभी ये थोड़ा सा सिस्टम मेरा ख्याल है स्लो चल रहा है। तो सिंपल इसमें लॉगिन होने के बाद जो है वो हमें इसमें एप्लीकेशन डैशबोर्ड में जाना होगा, और वहाँ से जो है वो इनिशियली हमें सिस्टम अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा हैंग हुआ हुआ है। तो जस्ट इसमें जो की पॉइंट है, बाजू का जब ये इनिशियल इसकी होम स्क्रीन आ रही होती है, तो होम स्क्रीन पे उस तरह जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा होता। तो उस वक्त जो है वो हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन पे जो है वो एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाना है, और वहां जाने के बाद जो है वो हमारे लिए एप्लीकेशन डैशबोर्ड्स वगैरह पे जाने के बाद जो है फिर वहाँ से जो है वो सिंपल 6 तरह की चीज़ें हैं जो अप्लाई करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें वो करना है। तो यहाँ इस रिकॉर्डिंग में हम यहाँ तक ही चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि जूम मीटिंग जो है वो टाइम इसका एंड होने वाला है। तो फर्दर जो है वो एडवांस इस हवाले से जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ों तक पहुंच जाएंगे। जस्ट ये लिंक जो है ये research.hec.gov.pk जो है ये याद रखें। तो इस तक पहुंचने के बाद अपना अकाउंट बनाने के बाद जो है जस्ट आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ रिसर्च ग्रांट सबसे पहला जो है वो लेफ्ट हैंड पे आ रहा होगा टैब। और उसमें आने के बाद एनआरपीयू की सिर्फ एक ही इस वक्त जो है वो आ रही है ग्रांट, और उसके अकॉर्डिंगली जो है फर्दर आगे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी है। सबसे आखिरी फॉर्म पे जो है वो 7 सवाल हैं, जिसमें से रिसर्च टॉपिक क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, फिर इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और फर्दर इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम इस अपनी डिस्कशन को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। किसी साथी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, कोई बात हो तो वो कर सकते हैं, बाकी इस पे जो है फर्दर माशाल्लाह आप एक्सप्लोर करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हैं इस दफ़ा, बहुत ही सिंपल हैं पहले मरहले में कम से कम।